हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या मेटलर्जी। और ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द प्योरीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं जो है थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे, राइट। और हम देखेंगे कि उसकी यहाँ क्या एप्लीकेबिलिटी है। सो देखते हैं इसमें क्या है। दैट थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टेम्परेचर एंड द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन प्रोसेस। अब आप लोग ये जानते हैं कि जो मेटल ओर है उसको प्योरीफाई करने के बाद उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है M, राइट, उसका एक ऑक्साइड है MxOY मान लीजिए, राइट। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें मेटल चाहिए और यहाँ से ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, राइट। बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी और किस टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो पाएगा वो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए। तो ये सब की जानकारी हमें देता है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। और हम थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानते हैं दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी आपको पता है, इट इज़ द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, T is temperature and delta S is change in entropy, right? और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन देखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। और हमें ये पता है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा G का नेगेटिव होना जरूरी है। और अगर यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो आपको पता है नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा और Kc क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन फॉर दैट रिएक्शन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के वो क्या है वो देख लेते हैं। और ज़्यादातर हम जानते हैं, तो देखिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, आपको पता है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो आप देखिए रिलेशन हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक है डेल्टा एच और एक है टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, कुछ कंडीशंस उसमें हैं। पहली कंडीशन है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, मान लीजिए ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, मान लीजिए इसकी वैल्यू -20 यूनिट है, ठीक होगा। एंड टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए वो 30 है और ये पॉजिटिव होना चाहिए बोला, राइट। पॉजिटिव है और ये बाहर से नेगेटिव है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -20 -30 सो -50। तो कुल मिला के जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो -50 आ रही है। -50 आ रही है, इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो जब भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी और टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। डेल्टा जी उस केस में हमेशा नेगेटिव होगा एंड द रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। एक बात आपको समझनी है और ये हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा एंड द रिएक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा जी विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। फिर से एक बार हम रिलेशन देख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
और हमें पता है कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है इस केस में और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, राइट। हमने कहा कि टी डेल्टा एस की वैल्यू मान लीजिए 30 आई, तो टेम्परेचर को अगर हम एज्यूम कर लें 2 × 15 था, डेल्टा एस की वैल्यू 15, टेम्परेचर 2। मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, राइट। तो अगर क्या कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये जो 2 वाला पार्ट है ये है T × डेल्टा एस, तो अगर ये टेम्परेचर का आप बढ़ाएंगे 2 की जगह अगर मैं 4 कर दूं तो ये 15 × 4 -60 हो जाएगा और इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये तो पूरा प्लस है बट माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस होगा और डेल्टा एच और भी पहले ही माइनस है, तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, ठीक होगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है रिएक्शन और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, यही तो है। तो अगर जो रिएक्शन पहले से ही स्पॉन्टेनियस है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, अगर उस केस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है एंड रिएक्शन विल बिकम मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस। तो एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं दूसरी कंडीशन, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मान लीजिए टी डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, ये 20 है वैल्यू, तो क्या होगा, द डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर। मान लीजिए हमने कहा कि जो टी डेल्टा एस है उसमें से टी को मान लीजिए 1 मान लेते हैं और जो डेल्टा एस है वो मान लेते हैं 15, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 15। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी कितना आएगा 5। टी को अगर मैं 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा +2 - 2 × 15, तो ये कितना हो जाएगा, अभी ये -10 हो जाएगा, ठीक होगा। मतलब 1 से ऊपर कोई एक वैल्यू ऐसी होगी टेम्परेचर की जिसके बाद डेल्टा जी नेगेटिव होना शुरू होगा, ठीक होगा। वही तो हम कह रहे हैं, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर एज टी इंक्रीजेस, क्योंकि t = 1 पे तो ये क्या था, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव थी +5, और t = 2 पे ये -10 है, मतलब 1 और 2 के बीच में एक टेम्परेचर ऐसा है जिस पर पहले क्या हुआ होगा, ये डेल्टा जी 0 हुआ होगा और फिर बढ़ाने के बाद ये नेगेटिव हो गया होगा। तो अगर कोई रिएक्शन डेल्टा एच के टर्म्स में स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपको पता है जो डेल्टा एच के टर्म्स में स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव देन द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस, और अगर नहीं है डेल्टा एच नेगेटिव तो टेम्परेचर फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का विच इज एप्लीकेबल टू मेटलर्जी। अब आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसमें है, if reactants and products of the two reaction are put together in a system and the net delta G of these two reaction is negative then the overall reaction will occur। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A + B गिविंग यू C, राइट, फिर क्या हो रहा है C + D गिविंग यू E, ठीक होगा। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा A + B + D गिविंग यू E, क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दें तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के डेल्टा जी के सम पर। मान लीजिए जो डेल्टा जी है इस रिएक्शन के लिए है वो है -50, ठीक है, और जो डेल्टा जी है इस रिएक्शन के लिए है वो है +5। तो आप देख सकते हैं जो नंबर 1 रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज डेल्टा जी इज नेगेटिव, बट जो नंबर 2 रिएक्शन है वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो अगर हम केवल सेकेंड वाली रिएक्शन को करवाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है, बट अगर हम सेकेंड और फर्स्ट वाली रिएक्शन दोनों को एक साथ करवाएं
तब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -45 यूनिट। ठीक है, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको कहने का मतलब है, अगर आप दो रिएक्शन ऐसी ले रहे हैं जो आइसोलेशन में, जिनमें से एक पॉसिबल है और एक नहीं पॉसिबल है। एक पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू, और एक पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव डेल्टा जी वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो सकता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो, अगर दोनों का कंबाइंड सम में डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो। बट अगर कंबाइंड सम करने के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, देन रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। मान लीजिए सेकेंड रिएक्शन में 5 की जगह अगर ये 55 होता, तो 55 होने में आपको पता है ये तो +5 आ जाता, तो उस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो अगर ओवरऑल हम जोड़ने के बाद हमें डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है ग्राफ किसका, डेल्टा जी और टी का। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, डेल्टा जी कैसे चेंज होता है। और इस ग्राफ को दिया था एलिंगम ने, और इसको हम कहते हैं, पूरे ग्राफ को हम कहते हैं एलिंगम डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एलिंगम डायग्राम को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं वो समझनी पड़ेंगी, राइट। और वही जो बेसिक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बताया, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये बात हमें और समझनी है दैट व्हाट इज एलिंगम डायग्राम। सो एलिंगम डायग्राम क्या है, डेल्टा जी और टी के बीच में क्या है, ग्राफ है। मतलब अगर आप टी को वेरी करेंगे, देन हाउ डेल्टा जी वेरीज, इसी को बताता है एलिंगम डायग्राम। इसी को क्या बताता है, एलिंगम डायग्राम बताता है। ठीक है, आप देखिए क्या क्या बताता है। तो कुछ और बेसिक चीज़ें अबाउट द एलिंगम डायग्राम। नंबर 1, it helps in predicting the feasibility of the thermal reduction of ore। हमने क्या कहा कि जो मेटलर्जी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें ओर का रिडक्शन करना है। और ओर अगर ऑक्साइड नहीं है तो हम उससे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। तो एलिंगम डायग्राम ये बताता है कि ऐसा रिड्यूस करना पॉसिबल है या नहीं है, राइट। ऐसा रिड्यूस करना पॉसिबल है या नहीं है, यही हमें बताता है एलिंगम डायग्राम। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं एलिंगम डायग्राम के, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इट गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी। मैंने आपको बताया कि जो एलिंगम डायग्राम है वो डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ है। अब वो किस रिएक्शन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए, जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो उस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी और टी के बीच का ग्राफ है वो एलिंगम डायग्राम बताता है। तो एलिंगम डायग्राम देखिए, ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन का ग्राफ नहीं है, राइट, डेल्टा जी और टी के बीच में, बल्कि ये ऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। एलिंगम डायग्राम में हम क्या देखते हैं, जब ऑक्साइड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, तब टी के वेरिएशन के साथ जी कैसे वेरी कर रहा है, वही ग्राफ क्या है, आपका एलिंगम डायग्राम है। ठीक है, ये ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन का नहीं है, एक बात। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आप देखिए, इट गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। तो एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर ऑक्साइड बनने में, अगर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको डिकम्पोज करना मुश्किल होगा, सीधी सी बात है। और अगर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो उसको डिकम्पोज करना आसान होगा। एक बात फिर से समझ लीजिए, इफ ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज इट, एंड इफ द ऑक्साइड इज नॉट स्टेबल देन इट वुड बी ईजियर टू डिकम्पोज दैट ऑक्साइड इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ऑक्साइड बहुत स्टेबल है तो उसका डिकम्पोजिशन मुश्किल होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर रिडक्शन है, उसका रिडक्शन मुश्किल होगा। और अगर ऑक्साइड क्या है, स्टेबल नहीं है, तो उसका डिकम्पोजिशन या उसका रिडक्शन आसान होगा।
अब कोई ऑक्साइड स्टेबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? उसके फॉर्मेशन में जो डेल्टा जी है वो अगर नेगेटिव है, उसके फॉर्मेशन में अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है ऑक्साइड का बनना क्या होगा, या ऑक्साइड जो बनेगा वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड। ऑक्सीजन यूज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन तो गैस होती है, ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड। इसका क्या मतलब है, जो रेंडमनेस है वो कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ी है दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली। तो अगर रिएक्शन में गैस के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं तो आपको पता है रेंडमनेस कम हो रही है। रेंडमनेस कम हो रही है, इसका मतलब है डेल्टा एस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक होगा। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या होगा, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिए पहले से नेगेटिव है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, मान लीजिए ये -25 है, ठीक है, तो यहाँ अभी तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। बट टी डेल्टा एस अगर बढ़ गया, नेगेटिव में बढ़ गया डेल्टा एस, टी तो जो टेम्परेचर है वो है, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके मान लीजिए अगली बार ये कितना हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू -25 और यहाँ आ गई 23, तो ये कितना रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, डेल्टा एस जो नेगेटिव है और जो डेल्टा जी है वो लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक होगा। जैसे आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है मतलब रेंडमनेस कम हो रही है, रेंडमनेस कम हो रही है मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि जनरली नहीं होना चाहिए किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। बट ये फाइनल कंडीशन नहीं है। हमने एक बात पढ़ी है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो जनरली रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और टी डेल्टा एस, टी तो हमेशा पॉजिटिव भी होगा केल्विन स्केल पे, डेल्टा एस की बात कर लेते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। और इन दोनों को हम दूर करते हैं कन्फ्यूजन बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू ऐसी है नेगेटिव, टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आएगा, ये मैंने आपको पहले बताया। बट इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, गैस कंज्यूम हो रही है और रेंडमनेस कम हो रहा है। रेंडमनेस कम हो रहा है का मतलब जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी की वैल्यू लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और लेस एंड लेस नेगेटिव होने का क्या मतलब है, देखिए हम ये बात पढ़ रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, में सीधा सीधा ऐसा लिख दे रहा हूँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी क्या हो रहा है, लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है जो MO है, जो मेटल का ऑक्साइड है, वो क्या हो रहा है, लेस एंड लेस स्टेबल हो रहा है। और अगर वो लेस एंड लेस स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब है इट इज ईजियर टू डिकम्पोज, इट इज ईजियर टू डिकम्पोज और टू रिड्यूस। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन होगी ये अब आसान हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्शन पहले नहीं हो रही थी वो अब हो जाएगी। यही तो बता रहा है आपका एलिंगम डायग्राम। ठीक है, एक और बात आप देखिए, जो डेल्टा जी और टी के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है जनरली वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट, हम आगे आपको एलिंगम डायग्राम दिखाएंगे, वो जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं अनलेस मटेरियल मेल्ट्स और वेपराइज। जो हमने एलिंगम डायग्राम देखा है वो देखा है M और O के बीच में MO,
ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं करके लिख रहा हूँ, M और O मतलब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसके लिए जो डेल्टा जी और टी का ग्राफ है वो जनरली स्ट्रेट लाइन होता है, बट उसमें शार्प स्लोप हमें देखने को मिलता है कब, जब जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है या वेपराइज हो जाता है। ठीक होगा, अभी हम बताते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, और देखिए, द टेम्परेचर एट विच सच चेंजेस अकर इज इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। जहाँ पर जो मटेरियल जो बन रहा है आपका, मान लीजिए ये मेटल ऑक्साइड जनरली सॉलिड स्टेट में है, अब आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड किस में चेंज होगी, गैस में चेंज होगी। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो रेंडमनेस है वो बढ़ जाएगी। रेंडमनेस बढ़ जाएगी तो टी डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा, राइट। टी डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा। तो ये बढ़ना हम शो करते हैं या दिखता है हमें ग्राफ में बाय आ इंक्रीज इन स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। अभी हम ग्राफ देखेंगे तो हमें क्लियर होगा, और इसका वो भी बता दे रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन। Because liquid or vapor has more randomness, so when they change in solid state, delta S become more negative and slope becomes more positive। ठीक हो जाएगा। तो देखिए, बिकॉज लिक्विड, और हम किसके लिए बता रहे हैं ये क्या होगा, बिकॉज लिक्विड और सॉलिड हैज मोर रेंडमनेस, सो व्हेन दे चेंज इन सॉलिड स्टेट डेल्टा एस बिकम मोर नेगेटिव एंड डेल्टा जे बिकम मोर पॉजिटिव। ठीक है, इसमें शायद थोड़ा हमने कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, फिर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो मेटल अगर आपका मेल्ट हो गया इस रिएक्शन में, मेटल मेल्ट हो गया, जो मेटल ऑक्साइड है वो जनरली तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, मेल्ट हो गया है या वेपराइज हो गया है, क्योंकि मेटल तो जनरली सॉलिड स्टेट में है। बट जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। तब जब ये लिक्विड और गैस रिएक्शन करेंगे इस गैस के साथ तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, जो कि जनरली सॉलिड है। ठीक है, तो इस केस में पहले थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन हो गया था, इसको मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लिक्विड और गैस जब इस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है रेंडमनेस का। ठीक होगा, डेल्टा एस बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक होगा, क्योंकि रेंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा तो आपको पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी आपको यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जब भी आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है ऑन द ग्राफ ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी, तो आप ये समझ लीजिए उस टाइम में क्या हो रहा है कि उस टेम्परेचर पे जो मेटल है वो क्या हो गया है, लिक्विफाई हो गया है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, या वो वेपराइज भी हो सकता है। इसलिए आपको इतना शार्प चेंज देखने को मिल रहा है, और ये लिक्विड या वेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर जाके क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, when T is increased, a point would reach where delta G versus T graph crosses delta G equal to 0 line। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पूरे एलिंगम डायग्राम में अभी आप देखेंगे, इधर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और इधर डेल्टा जी में कैसा चेंज हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू मोर एंड मोर पॉजिटिव होती रहेगी। अब जनरली ये क्या है, जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ -5, ये मैं माइनस लिख रहा हूँ, -10, -20, -25, -30। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए इस तरीके का कोई, ये 0 लाइन है, ठीक है, इस तरीके का कोई ग्राफ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये टी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 को कहाँ क्रॉस कर रहा है, इतने हायर टेम्परेचर पे। ठीक होगा, और यहाँ अगर इस टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक होगा, तो यही कह रहा है व्हेन टी इज इंक्रीज्ड अ पॉइंट वुड बी रीच्ड वेयर डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ क्रॉस द
डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन ये ऊपर है, ठीक है। बिलो दिस टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो देखिए मान लीजिए ये वो टेम्परेचर है टी जिसके नीचे डेल्टा जी नेगेटिव है, और यहाँ क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस टेम्परेचर से नीचे ऑक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड अबव दिस टेम्परेचर क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा जी जीरो वाली लाइन क्रॉस कर गया, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तो इसके ऊपर ऑक्साइड क्या है, अनस्टेबल है, और ऑक्साइड अनस्टेबल है, सो इट वुड डिकम्पोज टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन। तो कुल मिला के जो एलिंगम डायग्राम है उसका काम ये बताना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर क्या है, ऑक्साइड स्टेबल नहीं होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ ऑक्साइड के लिए ये टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और कुछ ऑक्साइड के लिए ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ ऑक्साइड के लिए तो इतना ज़्यादा होता है कि वो टेम्परेचर लैब में अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं, केवल थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब आपने हीट किया और जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल और ऑक्सीजन में टूट गया, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है आपने किसी रिड्यूसिंग एजेंट को भी लिया तब जाके इसको किस में कन्वर्ट किया, मेटल, और यहाँ से जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन द एलिंगम डायग्राम द प्लॉट ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर ऑल्सो गिवन, आर होगा आर ऑल्सो गिवन। तो आपको पता है जो कार्बन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दे ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या है, एलिंगम डायग्राम में मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनके भी जो ग्राफ है वो दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है, मैंने आपको शुरू में बताया था, A प्लस बी चेंजिंग इंटू सी, सी प्लस डी चेंजिंग इंटू ई। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है A प्लस बी प्लस डी चेंजिंग इंटू ई, ये पॉसिबल होगा जब इन दोनों का सम क्या आएगा, यहाँ जो डेल्टा जी है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक होगा। सो इन एलिंगम डायग्राम द प्लॉट ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर ऑल्सो गिवन। द कपलिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग वेदर द गिवन रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूजफुल और नॉट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा, रिडक्शन तो हो रहा है मेटल ऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, फिर रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इन दोनों को जब हम सम अप कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे डेल्टा जी नेगेटिव है या नहीं है तो फिजिबल नहीं होगा रिएक्शन, और अगर है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। ये सब हमें समझ में आएगा जब हम देखेंगे एलिंगम डायग्राम। तो ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है दोस्तों, वो है एलिंगम डायग्राम। तो आप देखिए पहले तो हमें ये समझना है एलिंगम डायग्राम क्या है। तो देखिए एलिंगम डायग्राम किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड, आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक होगा। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये किस किस के बीच में ग्राफ है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है, और वाई एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो डेल्टा जी ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को प्लॉट किया गया है। एक बात ये भी है। अगली बात, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट को भी देख रहे हैं। आपको पता है जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसका भी ऑक्साइड फॉर्मेशन C+O2CO2। आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसका भी रिएक्शन देखिए CO+O2CO2। तो आप एक बात देखिए, कार्बन सीधा ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस तरीके से भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है।
और दूसरा जो कार्बन है वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का होना है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। और तीसरा फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन भी यूज होती हैं रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलिंगम डायग्राम क्या है। अभी इसमें थोड़ा डिस्कशन और बाकी है। इसके बाद आप एक और तरीके से देखिए, कुछ मैंने आपको कहा था कि आपको क्या दिखाई देगा, कई सारे पॉइंट पर आपको स्लोप दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ देखिए आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है इधर, और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव स्लोप आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ लाइन में आपको शार्प स्लोप दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब है। फिर देखिए आप एक बात और देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मरकरी का जो ऑक्साइड बनने का रिएक्शन है, मरकरी का जो ऑक्साइड बनने का रिएक्शन है, वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या कर रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसके बाद अगर इसके ऊपर आप टेम्परेचर देखेंगे तो इसके ऊपर वाले टेम्परेचर में जो मरकरी ऑक्साइड का बनना है उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर मरकरी के ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जा सकता है इन मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। यही तो बात है। और अगर आप इस टेम्परेचर को देखना चाहेंगे ये कितना है, तो आपको ग्राफ में टेम्परेचर वाली एक्सिस देखनी पड़ेगी। तो ये लगभग क्या हो रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक होगा, केल्विन है शायद, 400 डिग्री केल्विन हो रहा है। तो देखिए इतना टेम्परेचर अटेंड किया जा सकता है। बट कुछ ऑक्साइड के देखिए आप, ये लाइन बहुत आगे तक जा रही है, बहुत आगे। ठीक है, और ये टेम्परेचर इतना हाई है कि इसको जनरली लैब में अटेंड नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लैब में जनरली अटेंड नहीं किया जा सकता है, तो इन ऑक्साइड को हम थर्मली डिकम्पोज नहीं करेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ जो है अबाउट एलिंगम डायग्राम वो समझ में आई होगी। अगली बात, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, वही जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ऑल ऑक्साइड वुड डिकम्पोज टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड द टेम्परेचर आर सफिशिएंटली हाई एट विच डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव। मतलब किसी मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल और ऑक्सीजन तभी मिलेगा, मतलब रिडक्शन आप उसका तभी कर पाओगे जब उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है इस ग्राफ के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए ग्राफ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कुछ ऑक्साइड के लिए जो टेम्परेचर जिस पर मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन फिजिबल है वो कम होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जिसके लिए कम होता है उसको हम केवल डिकम्पोज कर देते हैं थर्मली और हमें मेटल मिल जाता है। और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिंगम डायग्राम। तो देखिए इसके साथ साथ कह रहा है ऑक्साइड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड मर्क्यूरी कैन बी डिकम्पोज्ड एट टेम्परेचर विच आर इजिली अटेनेबल, जो मैंने आपको अभी दिखाया। एंड देयरफॉर दीज मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ऑक्साइड। वही तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो इसमें आपको केवल मर्क्यूरी का दिख रहा है, और भी ऐसे कई सारे मेटल हैं, सबके ग्राफ हम दिखाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, मर्क्यूरी का। और यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि ये जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड का फॉर्मेशन है ये बहुत कम टेम्परेचर पे डेल्टा जी इक्वल टू 0 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, दैट वुड बिकम अनस्टेबल, फिर उसको डिकम्पोज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये है दोस्तों अबाउट द एलिंगम डायग्राम। तो यूज ऑफ एलिंगम डायग्राम ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, राइट। सो ये जो एलिंगम डायग्राम हमने बड़े डिटेल में समझा, दिस वाज ऑल अबाउट द
पार्ट थर्ड ऑफ मेटलर्जी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।